हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। देखिए, आप ये इमेजेस जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको अपने ध्यान में रखिएगा पढ़ते समय। आप ये स्थितियाँ देखिए कि यहाँ पे समुद्र किनारे कितना सारा पॉल्यूशन, कितना सारा प्लास्टिक है। फूल माला जो नदियों में चढ़ाए जाते हैं, उनमें कितना सारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह दूसरी इमेज ये है। आप इस इमेज को ध्यान में रखिए। देखिए, कितना सारा जो स्मोक और कितना सारा कार्बन जो है, प्रदूषण जो है, प्लस जो है, आप ज़मीन की कंडीशन देखो। ज़मीन जगह जगह से फट गई है। ठीक है, ये देखो कि यहाँ पे फैक्ट्रियों से जो कार्बन निकल रहा है, उसको हम अपनी सांस के द्वारा ऑक्सीजन के साथ अपने अंदर बॉडी में ले रहे हैं। ठीक, आप इसको भी देखो। ये देखो, कभी जो है ऐसी पृथ्वी हुआ करती थी ग्रीन, और भविष्य में धीरे धीरे ऐसी बनती चली जा रही है। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखो। ओके, अर्बनाइजेशन देखो आप कितना ज़्यादा हो गया है कि ये छोटी सी इमेज दिख रही है कि यहाँ पे कभी पेड़ पौधे हुआ करते थे, और आज देखो क्या कंडीशन हो गई है। इन सब इमेजेस को आप पढ़ते समय ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, चलिए, चलो ठीक है। तो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि मानव और पर्यावरण के बदलते संबंध। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि मानव जो पर्यावरण जो है वो मानव पे किस तरह इम्पैक्ट डालता है, और किस तरह मानवीय बिहेवियर को, मानवीय विचारों को परिवर्तित कर देता है पर्यावरण अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन चूंकि मानव जो है इस पर्यावरण का सबसे विवेकशील प्राणी है, इस प्रकृति का सबसे विवेकशील प्राणी है, तो मानव जो है वो पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, मानव पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोगों को सुटेबल महसूस हो रहा होगा, वॉइस वगैरह क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव जो है वो अन्य सभी जीवों से सबसे ज़्यादा समझदार है, और सबसे ज़्यादा विवेकशील है। तो इस समझदार होने की वजह से ही इसने क्या किया, इसने प्रजनन किया। वैसे तो सभी जीव प्रजनन करते हैं, लेकिन मानव ने अपनी सभ्यता को मजबूत बनाने के लिए बहुत भारी संख्या में प्रजनन किया, और इसने एक काम और किया जो कि प्रौद्योगिकी का विकास है। प्रौद्योगिकी का विकास, इसने इन दोनों कार्यों को बहुत ही बखूबी किया और लगातार करता चला जा रहा है। तो इसका परिणाम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि मनुष्य की जो सभ्यता है उसकी दक्षता जो है वो मजबूत होती चली जा रही है। उसकी दक्षता जो है वो क्या होती चली जा रही है, मजबूत होती चली जा रही। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि मानव जो है पर्यावरण पर प्रभाव कैसे डालता है। मानव पर्यावरण पर क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है क्या, और क्यों डाल रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्यों डाल रहा है। देखिए, मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मानव जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में भारत जो है वो दुनिया का जो है नंबर 1 की जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या अगर बढ़ रही है, पूरी विश्व की जनसंख्या आज 8 करोड़ है, 8 अरब है, सॉरी 8 अरब जनसंख्या के आसपास है। तो 8 अरब जनसंख्या की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा,
क्योंकि हम लोग जो है ये ज़रूरतें कहाँ से आ रही हैं, तो ये ज़रूरतें जो है भौतिक संस्कृति से आ रही हैं, भौतिक या उपभोक्तावादी संस्कृति से आ रही हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से। ठीक है गाइस, तो अगर इन ज़रूरतों को पूरा करना है तो उत्पादन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, संसाधनों का उपयोग होगा, संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा, और संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा तो क्या होगा, पर्यावरण का क्षरण होगा, पर्यावरण का क्षरण होगा। ओके, तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए संसाधनों का भारी मात्रा में उपयोग करता है, और इसी के कारण वो लगातार दिन ब दिन पर्यावरण का क्षरण करता चला जा रहा है। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि एक है खनन। मनुष्य कैसे पर्यावरण को प्रभाव डालता है, तो खनन करके डालता है। खनन, खनन में क्या है, खनन जो है पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के गर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया है। खनिजों को निकालने की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जो है बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा पृथ्वी के गर्भ से खनिज को निकाला जाता है और उन खनिजों को फिर उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट गाइस, खनन, देखिए, ये देखिए, ये इमेजेस हैं खनन की। आप देखो कि कितने विशाल भूभाग में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खनन किया जाता है, कोयला निकाला जाता है पृथ्वी के गर्भ से, और बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, और कितना बड़ा भूभाग होता है, कई 100 किलोमीटर का भूभाग होता है जहाँ पे खनन किया जाता है, जहाँ पे खनिजों की उपलब्धता होती है। ठीक है, आप खुद इमेजिन करो कि इस जो ये इमेज दिख रही है जहाँ पे मैं कर्सर मार्क कर रहा हूँ, आप इमेज देखो कि पहले यहाँ पे क्या रहा होगा। पहले यहाँ पे बाकायदा भूभाग रहा होगा, ठीक है, मिट्टी रही होगी, पूरा समतल रहा होगा, ऊपर जो है पेड़ पौधे रहे होंगे, हरियाली रही होगी। ठीक है, बाकायदा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था पेड़ पौधों के द्वारा। लेकिन अभी क्या है कि अभी यहाँ पे सिर्फ धूल है। क्या है कि यहाँ पे सिर्फ धूल है। यहाँ पे सिर्फ धूल है, मिट्टी है, और यहाँ से जिस मिट्टी को निकाला जाता है उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए। ठीक, तो कहाँ रखा जाता है, उसको दूसरी दूसरी जगहों पे रखा जाता है। तो वहाँ का भी जो उपजाऊ भूभाग है वो इन पदार्थों के द्वारा उसको घेर लिया जाता है। तो इस प्रकार से देखें अगर हम, तो मनुष्य जो है पहले तो जिस क्षेत्र में खनन कर रहा है उस क्षेत्र को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन जो यहाँ से पदार्थ निकाल के दूसरे जगहों पे ले जाता है उन क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, और इससे जो है वहाँ पे खेती करने योग्य भूमि भी नहीं बचती है। ठीक है, और प्लस इसमें से अच्छे अच्छे पदार्थों को निकाल लिया जाता है। देखिए आप कितने बड़े भूभाग में जो बेहतर उपयोग योग्य पदार्थ होते हैं उनको तो निकाल लिया जाता है, लेकिन अनुपयोगी अवांछित पदार्थों को जो है दूसरी जगहों पर डाल दिया जाता है बिना किसी परिष्करण के, तो जिसकी वजह से वहाँ पे भी पॉल्यूशन होता है। तो गाइस आपने देखा पृथ्वी के गर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, खनन है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं, कोयला हो गया, सोना हो गया, हीरे हो गए, ग्रेफाइट हो गया, अभ्रक हो गया। ठीक है, और गैस हो गई, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए। तो इन सब चीज़ों को जो है
पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है, इस प्रक्रिया में बहुत सारा प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित होता है, वाटर लेवल जो है, भौम जल है, वो प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो संसाधन है हमारे, ये हैं तो प्रकृति का ही ना। और दूसरी बात कि अंधाधुंध और अनियोजित प्रकार से खनन होता है। क्या होता है? अंधाधुंध और अनियोजित प्रकार से खनन होता है। अगर नियम वैज्ञानिक तरीके से खनन हो, वैज्ञानिक और नियोजित तरीके से खनन हो, तो पर्यावरण को बहुत नुकसान ना हो। नुकसान तो तब भी होगा, लेकिन तब पर्यावरण को बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या है, लोग अपने लाभ के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने लाभ के लिए क्या करती हैं? अनियोजित, अवैज्ञानिक तरीकों से खनन करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। तो कुछ और जो नुकसान होते हैं पर्यावरण को, उसके बारे में पढ़ लेते हैं गाइस। देखिए, भूमि प्रदूषण तो होता ही होता है, जल प्रदूषण होता है, भौम जल प्रभावित होती है। इसके और क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो देखिए, वनोन्मूलन भी होता है, वनोन्मूलन। ओके, उसके अलावा और क्या क्या होता है? तो वनोन्मूलन के साथ साथ वहाँ की जैव विविधता प्रभावित होती है, जैव विविधता प्रभावित होती है। ठीक, वहाँ की वायु, स्वच्छ वायु जो है वो गंदी हो जाती है। वायु में बहुत सारे ठोस पार्टिकल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे, जो कि सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये देखिए, ये क्या हो रहा है कि यहाँ से उद्योगों से बहुत सारे जो है कार्बन निकल रहा है, और इस कार्बन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, विषैली गैसें होती हैं। ठीक है, तो हार्मफुल गैसें जो है हमारे शरीर में जाकर के हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसकी वजह से कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ओके, तो इस प्रकार से देखिए तो खनन जो है एक प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो है इसके बहुत सारे नुकसान हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद के चैप्टर्स में कि इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं, और क्या क्या व्यक्तिगत स्तर पे लोग प्रयास करते हैं, जैसे एनजीओज हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रकार से बाकी चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे आता है औद्योगिकीकरण का प्रभाव। क्या आता है? औद्योगिकीकरण का प्रभाव। औद्योगिकीकरण जो है वो कैसे जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेंगे। बहुत प्रभाव लगभग सेम ही है, बस कारण अलग अलग है। मनुष्य तरीके अलग अलग इजाद करता है जो उससे प्रभावित हो सके पर्यावरण, अपनी सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए। तो देखिए, औद्योगिकीकरण का क्या है प्रभाव है कि देखिए, उद्योग जो लगाए जाते हैं, उद्योग जो स्थापना की जाती है, उद्योग स्थापना जो की जाती है वो किस लिए की जाती है? ताकि वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। और इस उत्पादन क्यों किया जाता है? अरे हमको कोई फालतू का काम थोड़ी नहीं कि हम उत्पादन करते चले जा रहे हैं, कोई तो रीजन होगा कि उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो उत्पादन क्यों किया जा रहा है? उत्पादन आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अच्छा, इतनी आवश्यकताएं पैदा कहाँ से हो गई?
ये भी तो सोचने वाली बात है कि इतनी आवश्यकताएं भाई क्यों पैदा हो गई। ठीक, तो उसका एक कारण है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या, अगर जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तो ज़्यादातर पर्यावरण के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या, अब बढ़ती जनसंख्या के लिए, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या संसाधन चाहिए? तो भाई हमें घर चाहिए, ओके, घर चाहिए, और अधिशेष उत्पादन चाहिए, अधिशेष उत्पादन चाहिए, जिससे क्या हो, खाद्य संकट ना उत्पन्न हो, खाद्य संकट हेतु। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। और ये उद्योग क्या करते हैं, पृथ्वी से संसाधनों का निष्कासन करते हैं और उन संसाधनों को परिष्कृत करके जो है वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें क्या क्या प्रभाव डालते हैं उद्योग? उद्योग जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? उद्योग जो है प्रभाव क्या डालते हैं? तो कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे अपशिष्ट जो निकलता है, अपशिष्ट जो निकलता है उद्योगों से, ठीक, उसको कहाँ निष्कासित किया जाता है? नदियों में, ठीक है, झीलों में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये निष्कासन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण जो है वो क्या करता है, जल प्रदूषण जो है जल तंत्र को, जलीय जीवों को प्रभावित करता है, और जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित होता है। इसके अलावा जल में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी मात्रा को कम कर देता है, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में कठिनाई होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि की लगातार कमी होती चली जा रही है। उपजाऊ भूमि की कैसे कमी होती चली जा रही है? देखिए, बड़े बड़े शहर होते हैं और उन शहरों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, वहाँ पे उद्योगों की स्थापना होती है। तो शहर के अंदर तो बहुत कम होता है, लेकिन अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि शहर के बाहर जो है बड़ी बड़ी ज़मीनों पे उद्योगों की आपूर्ति की जा रही है, और इन उद्योगों की स्थापना जो है उपजाऊ भूमि पे की जा रही है। जो कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य भूमि जो है उस पर जो है उद्योगों की स्थापना की जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो वहाँ के जो वृक्ष हैं उनको काटा जा रहा है, प्लस कृषि योग्य भूमि की कमी होती चली जा रही है। और इस कमी का ही परिणाम है कि खाद्यान्न संकट जैसी समस्याएं पूरे विश्व में उत्पन्न हो रही हैं। खाद्यान्न संकट जैसी समस्याएं पूरे विश्व में उत्पन्न हो रही है, खाद्य संकट। ओके गाइस, थर्ड नंबर पे क्या प्रभाव पड़ता है उद्योगों का? वायु प्रदूषण। वायु में प्रदूषकों की अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दमा, सांस लेने में कठिनाई आदि जैसी प्रॉब्लम्स होती चली जा रही हैं। उसके अलावा क्या क्या हो रहा है? फोर्थ नंबर पे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, देखिए जितने भी कारक हैं उनका जो है प्रभाव जो है लगभग सेम ही है। कुछ स्पेसिफिक प्रभाव अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम ही है। देखिए, अधिक मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट को
डालने से, औद्योगिक अपशिष्ट को डालने से मृदा की उर्वर क्षमता खत्म हो जाती है, मृदा की उर्वर क्षमता समाप्त हो जाती है। ओके, और मृदा जो है फिर कैसी हो जाती है, बंजर, धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर बन जाती है, ऊसर बन जाती है, ऊसर, बंजर और ऊसर जैसी मृदा बन जाती है। तो ये भी मृदा प्रदूषण करते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रभाव औद्योग डालते हैं पर्यावरण के ऊपर। ओके, जैसे जीवों की हत्या की जाती है, बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी बनाई जाती हैं, मेडिसिन्स ऐसी बनाई जाती हैं। 5 नंबर पे जीव हत्या की जाती है। कैसे की जाती है, दवाओं के निर्माण में, ठीक है, उसके अलावा कपड़ों के निर्माण में, ऐसे, और सी फूड, ठीक है, चाइना वगैरह खाते रहते हैं, मतलब बहुत सारी मछलियों का बहुत ज़्यादा मात्रा में अवैज्ञानिक तरीके से, अनियोजित तरीके से मछलियों की हत्या की जाती है, जिसके कारण समुद्री जलीय तंत्र प्रभावित होता है। दवाओं के निर्माण में बहुत सारी ऐसे जीवों को हत्या की जाती है, उनको मार के उनसे जो शरीर में उनके पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको निकाल के दवाओं का निर्माण किया जाता है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि बहुत सारी डॉल्फिन्स को मार दिया गया था। ठीक है, और कपड़ों को निर्माण करने के लिए या ऐसी बहुत सारे जो संसाधन हैं उनके निर्माण करने के लिए जीवों की हत्या की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें गाइस, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रभावित होता है। तो औद्योगिकीकरण का कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो उद्योगों की स्थापना में, उसके बाद खाद्य संकट उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो है उपजाऊ भूमियों पर उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं, जलीय तंत्र में प्रॉब्लम्स हो जाती है, मृदा प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, जीव हत्या होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो थर्ड मेन पॉइंट है वो नगरीकरण। नगरीकरण क्या है, शहर किसे कहते हैं, शहर जो है एक स्पेसिफिक भूभाग होता है जहां पे जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा होता है, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। ठीक है, तो उसको हम शहर या नगर कह देते हैं। ठीक, तो अब लगातार जो है नगरों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। नगरों का जो क्षेत्र है, नगरों का, शहरों का जो क्षेत्र है वो लगातार क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। चूँकि यहाँ पे सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं शहरों में, तो इस वजह से शहरों में सुविधाएं जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इन सुविधाओं के उपलब्धिकरण के कारण यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ रही है गांवों की अपेक्षा। अब गांवों से शहरों की तरफ पलायन बहुत हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आवास की समस्या, सुविधाएं हैं तो इस वजह से पलायन हो रहा है। पलायन कहाँ से हो रहा है, पलायन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही कि भाई शहरों में जो है आवास निर्माण के लिए जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है। वाटर बॉडीज जो होती हैं, अभी किसी ईयर में क्वेश्चन भी पूछा था कि शहरीकरण जो है वो जलीय वाटर बॉडीज़ को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक, तो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ जैसे कि झील हो गई, तालाब हो गए, तो इन पे क्या हो रहा है, इन पे भी आवास का निर्माण किया जा रहा है। झीलों और तालाबों पे आवास का निर्माण किया जा रहा है आदि। तो इसकी वजह से क्या है, जब इस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है झील, तालाब और आदि पे, तो इसकी वजह से जो है क्या भौम जल संकट उत्पन्न हो रहा है।
भौम जल संकट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वर्षा की मात्रा कम हो रही है शहरों में। वर्षा की मात्रा जो है वो कम हो रही है, पहले की अपेक्षा कम वर्षा होती है। ठीक, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जो जल चक्र है वो प्रभावित हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव जो हैं, ये सब पर्यावरण के कारक ही तो हैं। अरे है ना पर्यावरण के कारक। हेलो, आपसे ही बात कर रहे हैं। हेलो, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है पर्यावरण हमारा प्रभावित हो रहा है, दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गए कि कुछ शहरीकरण के कारण प्रभाव। मैंने कहा कि प्रभाव लगभग सेम ही होंगे। शहरीकरण क्यों हो रहा है? शहरीकरण इसलिए हो रहा है ताकि शहरों में सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, मनुष्य के लायक, मनुष्य के उपयोग की सामग्री मिल जाती है। ठीक है, शहरों में जो है आर्थिक जो श्रम जो है वो भी महंगा है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं, रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। लेकिन अभी कोविड टाइम में इसका उल्टा हुआ था, सब लोग घर की तरफ भाग रहे थे। ओके गाइस, तो और वैसे भी कहा जाता है कि कोविड टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा पलायन हुआ है। ओके, तो ये इनके प्रभाव हो गए। अब एक और लास्ट पढ़ लेते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। एक 4th नंबर पे पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, आप देख लीजिए, नगरीकरण हो गया, ठीक है, औद्योगिकीकरण हो गया और खनन हो गया। ये 3 प्रॉब्लम्स हो गई जिनकी वजह से ये प्रभावित हो रहा है हमारा पर्यावरण। अब नंबर 4 पे आते हैं, प्रौद्योगिकी का विकास। नंबर 4 पे प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी क्या, देखिए, प्रौद्योगिकी का विकास आज नहीं है। जब से मनुष्य को विवेक प्राप्त हुआ है, जब से मनुष्य विवेकशील हुआ है, तब से इसने क्या क्या करना शुरू किया, तब से इसने प्रौद्योगिकी विकास का शुरू किया है। तब से इसने क्या किया, प्रौद्योगिकी विकास शुरू किया है। प्रौद्योगिकी विकास शुरू किया है इसने शुरुआत में प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या विकास किए। देखो, इसने प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या विकास किए। इसने पहिया बनाया, ठीक है, इसने कुल्हाड़ी बनाई, हैंडेक्स कुल्हाड़ी बनाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। इसने जो है अपनी समझ के बल पे आग को नियंत्रित करना शुरू किया, आग नियंत्रण शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसने इन सब चीज़ों का निर्माण किया। अब जो है धीरे धीरे, तो मनुष्य प्राचीन काल से ही इनोवेटिव है। जो भी चीज़ें उसको सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं उनके बारे में ये इनोवेशन करता ही रहता है। आज सोचो, आज हम लोग कहाँ पे प्रौद्योगिकी के बल पे स्पेस में पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष में, और स्पेस में पहुंच के आज हम मंगल पर बस्ती बसाने की बात करते हैं, मंगल पर बस्ती बसाने की बात करते हैं। तो मतलब असंभव को भी मनुष्य ने मजाक बना के रख दिया है। आज प्रौद्योगिकी की वजह से ही तो हम यहाँ पे ऑनलाइन बैठे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। ये सब क्या है, प्रौद्योगिकी का ही तो कमाल है। तो इस प्रकार से देखे जाए कि जैसे जैसे मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया, ठीक, वैसे वैसे उसने अपनी सुलभताएं, अपनी सुविधाएं तो आसान कर ली, लेकिन इस प्रौद्योगिकी के विकास ने, ठीक है,
प्रौद्योगिकी का विकास क्यों हुआ? नोट कर लीजिए, प्रौद्योगिकी विकास जो है वो क्यों हुआ? ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, मनुष्य जीवन आसान बनाया जा सके, सुलभ बनाया जा सके, ठीक, मनुष्य सुरक्षित हो सके। किनसे सुरक्षित हो सके? खतरों से, बीमारियों से, ठीक। इसके अलावा जो है और क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रौद्योगिकी के विकास से? मनुष्य की प्रवृत्ति में ही होता है नवीनता लाना। मनुष्य की प्रवृत्ति में नवीनता लाना होता है। ये नेचुरल है कि हम कुछ ना कुछ नवीन करना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को, जो सीमाएं हमने बनाई हैं उनको लांघना चाहते हैं, ठीक। और अपनी सभ्यता को विकसित करने के लिए भी इसने प्रौद्योगिकी का विकास किया, सभ्यता विकास के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किस लिए किया? भाई उत्पादन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक। मनुष्य का जीवन आसान सुलभ बनाने के लिए, मनुष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, खतरों से, जो बाह्य खतरे हैं, बीमारियों से, नवीनता लाने के लिए, अपने जीवन में नवीनता लाने के लिए और अपनी सभ्यता को विकसित करने के लिए, और लास्ट है कि स्वयं की सीमाओं को लांघने के लिए, स्वयं की सीमाओं को चुनौती देने के लिए, हम जो है लगातार नवीन प्रौद्योगिकी का विकास करते चले आ रहे हैं। हम सोचो भाले और तीन कमान वाले युग से आज जो है हम स्पेस तक पहुंचने में सफल हो गए हैं, लेकिन इस प्रौद्योगिकी के विकास ने पर्यावरण को प्रभावित कैसे किया? इस प्रौद्योगिकी विकास ने पर्यावरण को प्रभावित किया। पर्यावरण प्रभावित हुआ है। कैसे हुआ है गाइस? तो वही सारे कारण हैं कि जो हमने ऊपर चर्चा की, कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 70 के दशक में खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और इस खाद्य संकट के निदान के लिए क्या आया? हरित क्रांति आई। हरित क्रांति, ठीक। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन। इस हरित क्रांति में भी कई प्रकार की क्रांतियां आई। हरित क्रांति में भी कई प्रकार की क्रांतियां आई, जैसे कि श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ठीक। और भी कई सारी, जैसे मुझे अभी 2 ही याद आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी क्रांतियां हैं। नीली क्रांति भी है। सब क्रांतियां जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए डेडिकेटेड हैं। तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। हरित क्रांति किसके लिए है? MS स्वामीनाथन ने लाया, और हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, ठीक। तो इस खाद्यान्न उत्पादन में क्या किया गया कि 2 फसलों को डिसाइड किया गया। 2 फसलों को, कौन सी? गेहूं और चावल या धान की फसल, ठीक है। इन 2 फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? हाई वैरायटी सीड्स, HYV,
हाई वैरायटी सीड्स, हाई वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके अलावा जो है और क्या क्या किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। ठीक, सिंचाई का विकास हुआ, सिंचाई के साधनों को मजबूत किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कई ऐसे वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए। ठीक, इन सब में क्या वैज्ञानिक तरीके, ये वैज्ञानिक तरीका है भाई हरित क्रांति, वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए जिसकी वजह से हरित क्रांति को संभव बनाया गया। ठीक है, तो इसका, ये तो हो गई हरित क्रांति की बात, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ हरित क्रांति का, इसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन बढ़ा, उत्पादन जो है बढ़ा। ठीक, उत्पादन तो बढ़ा, बहुत सरप्लस उत्पादन हो गया, खाद्य संकट की समस्या खत्म हुई। लेकिन जो है इस हरित क्रांति के नुकसान भी हुए। हरित क्रांति के क्या हुए, पर्यावरणीय प्रभाव भी हुए। क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव हुए, जैसे कि अधिक सिंचाई से, अधिक सिंचाई से भौम जल संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, अधिक सिंचाई से भौम जल संकट उत्पन्न हुआ। उसके अलावा जो है मृदा की उर्वरता प्रभावित हुई, मृदा की उर्वरता, जो उसकी धारण क्षमता है, धारण क्षमता जो है वो प्रभावित हो रही थी। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या हुआ कि देखिए, जो जब भी कृषि होती है तो उस कृषि में ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कृषि क्रिया में बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी वगैरह में होते हैं, ठीक, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी कृषि को, हमारी मृदा की उर्वरक क्षमता को कहीं ना कहीं बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो है सूक्ष्म जीव जो है उन अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से, अत्यधिक उर्वरक प्रयोग से ये सूक्ष्म जीव क्या है, इन सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये मृदा जो है वो धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, बंजर बनती चली जा रही है, बंजर, ऊसर बनती चली जा रही है। ठीक, तो इस प्रकार से हर एक वो क्रिया जो मानव जीवन को सुलभ बना रही है, मानव जीवन को बेहतर बना रही है, उसके कहीं ना कहीं बहुत सारे पर्यावरणीय प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एक हरित क्रांति का। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-4 पॉइंट हमने नोट किए। तो आई होप कि जैसे जैसे हमारी प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, हमारी जीवन आसान होता चला जा रहा है, सुलभ होता चला जा रहा है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं हम पर्यावरण की तरफ उस प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस प्रकार से संतुलित रूप से देना चाहिए। देखिए, पर्यावरण में एक विशेषता होती है, पर्यावरण में एक विशेषता होती है कि वो ज़्यादातर परिवर्तनों को आत्मसात कर लेता है। परिवर्तनों को क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। लेकिन जो है इतनी भारी मात्रा में पॉपुलेशन जो है, लेकिन अधिक पॉपुलेशन की वजह से, अधिक जनसंख्या की वजह से, अधिक जनसंख्या की वजह से अधिक जनसंख्या जो है वो बड़े परिवर्तन ला रही है पर्यावरण में, बड़े परिवर्तन ला रही है पर्यावरण में। और इन बड़े परिवर्तनों का ही परिणाम है कि जो ये आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है, दक्षता जो थी पर्यावरण की, वो क्या है, धीरे धीरे खत्म हो जा रही है।
धीरे धीरे क्या है, ख़त्म हो जा रही है, जिसकी वजह से अब जो है मानव और पर्यावरण का जो है संतुलन जो है, मानव पर्यावरण संतुलन जो है वो असंतुलित हो गया है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने पूरा पढ़ा, ठीक, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या नहीं पड़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, अब उनके प्रभाव, उन प्रभावों की वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद अब आगे कल हम पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान क्या क्या हैं। उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स में बहुत ही इसको डिटेल्स वे में पढ़ेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप को आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, नहीं तो आप पढ़ते रहो।